कच्चा तेल देखने में बहुत आकर्षक नहीं लगता। यह गाढ़ा गहरा रंग का होता है और इसकी गंध ऐसी होती है जिसे आप शायद अपने कपड़ों के पास भी नहीं रखना चाहेंगे। फिर भी यह चिपचिपा तरल पदार्थ कारों को शक्ति देता है, हवाई जहाजों में ईंधन का काम करता है, घरों को गर्म करता है और यहाँ तक कि आपके फोन के कवर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बनाने में भी मदद करता है। लेकिन बात यह है कि कच्चा तेल अपने प्राकृतिक रूप में बहुत उपयोगी नहीं होता। आप इसे सीधे कार में नहीं डाल सकते या सीधे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बदल सकते। इसे रूपांतरित करना पड़ता है। इसलिए आज हम हिस्ट्री ऑफ सिंपल थिंग्स पर विस्तार से जानेंगे कि कच्चे तेल का शोधन वास्तव में कैसे होता है, कैसे जमीन के नीचे का यह कच्चा मिश्रण गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन, डामर और बहुत कुछ बनता है। तेल शोधन की शुरुआत बड़े बड़े औद्योगिक परिसरों से नहीं हुई, बल्कि एक साधारण लक्ष्य से हुई, बेहतर लैंप ईंधन बनाना। 1859 में एडविन ड्रेक ने टाइटसविले में पहला सफल व्यावसायिक तेल कुआं खोदा। उस समय लोगों की मुख्य मांग लैंप के लिए केरोसिन थी। कच्चे तेल को साधारण भट्टियों में गर्म करके केरोसिन को अलग किया जाता था, जबकि बाकी का अधिकांश भाग फेंक दिया जाता था। फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑटोमोबाइल उद्योग में तेजी आई। जब हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मॉडल टी पेश किया तो गैसोलीन की मांग में जबरदस्त उछाल आया। अचानक रिफाइनरियों को कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में ईंधन में बदलने के लिए अधिक स्मार्ट और कुशल तरीकों की आवश्यकता महसूस हुई। तभी शोधन तकनीक तेजी से विकसित हुई और आज हम जिस जटिल उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग प्रक्रिया को देखते हैं उसमें परिवर्तित हो गई। कच्चा तेल एक पदार्थ नहीं है, यह सैकड़ों विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन से बने अणु होते हैं। इन अणुओं का आकार भिन्न होता है, कुछ हल्के होते हैं और आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, अन्य भारी और गाढ़े होते हैं। शोधन का पहला प्रमुख चरण आंशिक आसवन कहलाता है। एक रिफाइनरी के अंदर कच्चे तेल को भट्टी में लगभग 354 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इससे इसका अधिकांश भाग वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। फिर वह वाष्प आसवन स्तंभ नामक एक ऊंचे ढांचे में प्रवेश करती है जो 30 मीटर से अधिक ऊंचा हो सकता है। यहीं पर भौतिकी अपना काम करती है। विभिन्न हाइड्रोकार्बन के क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं। एलपीजी और गैसोलीन में प्रयुक्त होने वाले हल्के अणु कम तापमान पर उबलते हैं। डीजल और चिकनाई वाले तेलों जैसे भारी अणु उच्च तापमान पर उबलते हैं। स्तंभ के अंदर वाष्प के ऊपर उठने पर वह ठंडी हो जाती है। भारी अणु नीचे की ओर संघनित हो जाते हैं। हल्के अणु संघनित होने से पहले ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। टावर का प्रत्येक स्तर एक अलग अंश एकत्र करता है। ऊपर से नीचे की ओर स्तंभ सामान्यतः अलग अलग भागों में बंट जाता है। रिफाइनरी गैसें जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन, गैसोलीन, नेफ्था, जेट ईंधन के लिए प्रयुक्त केरोसिन, डीजल, भारी गैस तेल और एस्फाल्ट या आगे की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त अवशेष। इस चरण में तेल को अलग कर लिया गया है, लेकिन उसका पूर्ण उन्नयन नहीं हुआ है। चुनौती यह है, कच्चे तेल में प्राकृतिक रूप से भारी हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन आधुनिक समाज को अधिक गैसोलीन और हल्के ईंधन की आवश्यकता है, इसलिए रिफाइनर भारी अणुओं को तोड़ते हैं। क्रैकिंग का अर्थ है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। यह उच्च तापमान, दबाव और अक्सर उत्प्रेरकों की सहायता से किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है द्रव उत्प्रेरक क्रैकिंग (FCC). इस विधि में भारी गैस तेल को उच्च तापमान पर एक महीन उत्प्रेरक पाउडर के संपर्क में लाया जाता है। उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देता है, जिससे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं छोटी श्रृंखलाओं में टूट जाती हैं, जिससे अधिक गैसोलीन और अन्य मूल्यवान ईंधन का उत्पादन होता है। हाइड्रोक्रैकिंग भी है, जिसमें उच्च दबाव में हाइड्रोजन मिलाया जाता है। यह न केवल अणुओं को तोड़ता है, बल्कि सल्फर और अशुद्धियों को कम करके ईंधन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। क्रैकिंग के बिना हमारे पास वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त गैसोलीन नहीं होगा। नेफ्था जैसे कुछ अंश अपने आप में बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। उन्हें रासायनिक रूप से पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। यहीं पर उत्प्रेरक सुधार का महत्व आता है। अणुओं को तोड़ने के बजाय सुधार उन्हें नया आकार देता है। सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को वलय के आकार के या शाखाओं वाले अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये संरचनाएं इंजनों में अधिक सुचारू रूप से जलती हैं। यह प्रक्रिया ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाती है, जिससे इंजनों में नॉकिंग के प्रति उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है।
उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन आधुनिक इंजनों को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलाने में सक्षम बनाता है। रिफॉर्मिंग प्रक्रिया में हाइड्रोजन भी उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग बाद में डिसल्फराइजेशन प्रक्रियाओं में किया जाता है। कच्चे तेल में प्राकृतिक रूप से सल्फर और अन्य अशुद्धियां होती हैं। जलने पर सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो एक प्रमुख वायु प्रदूषक है और अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। इसलिए ईंधन को निर्यात करने से पहले उन्हें शुद्ध करना आवश्यक है। हाइड्रोट्रीटमेंट इकाइयों में सल्फर यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बाद में अलग से निकाला और संसाधित किया जाता है। आधुनिक पर्यावरण नियमों के अनुसार अत्यंत कम सल्फर वाले ईंधन आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए कई देश अब डीजल में सल्फर की मात्रा को 10 से 15 पार्ट्स प्रति मिलियन तक सीमित करते हैं। रिफाइनरियां इन सख्त मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह शुद्धिकरण चरण न केवल इंजनों के लिए बल्कि वायु गुणवत्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद भी रिफाइनरी उत्पाद तैयार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए गैसोलीन केवल आसवन स्तंभ से निकलने वाली एक धारा नहीं है। यह विभिन्न घटकों का सावधानी पूर्वक मिश्रित मिश्रण है: क्रैक्ड गैसोलीन, रिफॉर्म्ड गैसोलीन, एल्काइलेट और एडिटिव्स। रिफाइनर जलवायु नियमों और प्रदर्शन आवश्यकताओं के आधार पर मिश्रण को समायोजित करते हैं। उदाहरण के लिए वाष्पीकरण दर को नियंत्रित करने के लिए गर्मी और सर्दी के मौसम में ईंधन के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। डीजल, जेट ईंधन और अन्य उत्पादों को भी सटीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिश्रित किया जाता है। इसे खाना पकाने की तरह समझें। आसवन से आपको सामग्री मिलती है, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग से उनमें बदलाव होता है, मिश्रण से अंतिम उत्पाद तैयार होता है। हर चीज ईंधन नहीं बन जाती। आसवन स्तंभ से प्राप्त सबसे भारी अवशेष को कोकिंग जैसी इकाइयों में आगे संसाधित किया जा सकता है, जो इसे हल्के उत्पादों और पेट्रोलियम कोक में परिवर्तित करता है। जो बचता है वह सड़कों के लिए डामर या औद्योगिक सामग्रियों के लिए कच्चा माल बन सकता है। यदि किसी चीज को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है तो वह व्यर्थ नहीं जाती। आधुनिक रिफाइनरियां विशाल, जटिल प्रणालियां हैं जो 24 घंटे 7 दिन चलती हैं। ये रसायन विज्ञान, भौतिकी, ऊष्मागतिकी और इंजीनियरिंग को विशाल पैमाने पर एकीकृत करती हैं। एक बड़ी रिफाइनरी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर सकती है। फिर भी मूल विचार आश्चर्यजनक रूप से सरल है। जो मौजूद है उसे अलग करें, जो बहुत बड़ा है उसे तोड़ें, जो अक्षम है उसे पुनर्व्यवस्थित करें, उसे साफ करें और ठीक से मिलाएं। इसी तरह लाखों वर्षों में प्राचीन कार्बनिक पदार्थों से बना एक गाढ़ा भूमिगत मिश्रण आपकी कार का ईंधन, हवाई जहाजों का जेट ईंधन, राजमार्गों का डामर और प्लास्टिक का कच्चा माल बनता है। कच्चे तेल का शोधन केवल गैसोलीन बनाने के बारे में नहीं है। यह जटिलता को उपयोगिता में बदलने, कच्ची प्रकृति को संरचित ऊर्जा प्रणाली में बदलने के बारे में है, जो आधुनिक जीवन को शक्ति प्रदान करती है। यह सब एक अंधेरे बर्तन को गर्म करने से शुरू होता है और बाकी काम रसायन विज्ञान पर छोड़ दिया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास हमारे अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव हैं, तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट्स में साझा करें। हम आपके योगदान के लिए आपको धन्यवाद अवश्य देंगे। सिंपल थिंग्स के इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और छोटी छोटी बातों से बुनी गई और भी कहानियों के लिए जुड़े रहें।